स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं ज्योग्राफी का एक पार्ट लेकर के आया हूं जो आपके लिए परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चट्टानों के विषय लेकर के आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो बहुत ही ध्यान से और गुमान से पढ़िएगा। गुमान से इसलिए क्योंकि तैयारी आपकी अच्छी हो रही है, और ध्यान से इसलिए ताकि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि मुझे ये तो टॉपिक आता है। जिन बच्चों को ये टॉपिक आता है दोबारा पढ़ लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं, वीडियो पे आए हैं, वो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि इसमें बात क्या बताई जा रही है ना। चट्टाने क्या हैं और चट्टानों को कैसे इसका फॉर्मेशन बनता है, चट्टानों का फॉर्मेशन कैसे होता है, आदि जानकारी इस वीडियो से आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए वीडियो को कहीं छोड़ के मत जाइएगा, एंड तक देखिएगा। और लास्ट में इससे जुड़ी हुई आपसे एक प्रश्न की श्रृंखलाओं को मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। तो आइए समझते हैं चट्टाने। इससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में, और मैं हूं दीपेंद्र। चट्टाने वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, जो धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत हैं, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हों या फिर चीका अथवा मृदा की भांति मुलायम हों, चट्टान कहलाते हैं। चट्टानों का निर्माण खनिजों से मिलकर होता है। चट्टानों यानी शैलों के विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो चट्टाने क्या हैं? चट्टानों के बारे में आपको बताया गया कि वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। भूपर्पटी आप समझते हैं यानी परत। भू मीन जमीन या भूमि, और पर्पटी मतलब परत, यानी भूमि की परतों का जिस तरीके से निर्माण हुआ है, जिन पदार्थों से मिलकर के भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, जो धरातल से लगभग 16 किलोमीटर की गहराई तक फैले हुए हैं, विस्तृत हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हैं, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या फिर चीका या मृदा के तरह मुलायम हो, आदि चीजें चट्टान कहलाती हैं। चट्टानों का जो विज्ञान है या जिससे हम उसके बारे में जानकारी करते हैं, उसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों का निर्माण खनिजों से मिलकर के हुआ है। अब चट्टानों को वर्गीकृत किया गया है। चट्टानों को निम्नलिखित 3 कारणों में इसको विभक्त किया गया है। चट्टानों को निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, आग्नेय शैल भी कहते हैं या चट्टान कहते हैं। चट्टान को शैल भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा आग्नेय शैल। तो आग्नेय शैल बोले या आग्नेय चट्टान बोले, बात एक ही है। आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान। नंबर 3, रूपांतरित चट्टान यानी इग्नियस रॉक। नंबर 3, सेडिमेंट्री रॉक एंड नंबर 2, सेडिमेंट्री रॉक। नंबर 3, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इन तीनों चट्टानों के बारे में आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न लगभग अगर चट्टानों से पूछा गया है तो वो यहीं से पूछा जाता है। इसलिए इनके बारे में विस्तृत वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा के ठंडा होने से होता है, अतः इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इनके कणों के आकार एवं अवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो आग्नेय चट्टान क्या है? आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स, इसका मतलब यह है कि इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक मैग्मा एवं लावा के ठंडा होने पर इनका निर्माण होता है। ये मैग्मा लावा आता कहां से है? आप जानते होंगे, आपने ज्वालामुखी पढ़ा है। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे खूब सारा गरम गरम मैग्मा और लावा निकलता है। ये गर्म और लावा जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद में ये पत्थर के जैसा एकदम कड़क हो जाता है, कठोर बन जाता है, ठोस बन जाता है। यही जो मैग्मा एवं लावा जब ठंडा हो जाता है तो इसके ठंडा होने से ही आग्नेय शैलों का निर्माण होता है,
और इनको हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, यानी इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। प्रश्न कभी कभी इस तरीके से भी आ सकता है कि आप इनमें से ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जो प्राथमिक चट्टानों में से एक हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। आग्नेय चट्टानों में अगर हम देखें विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ये चट्टानें कठोर, स्थूल व संघत होती हैं। स्थूल मतलब मैसिव और संघत मतलब कॉम्पैक्ट। नंबर 2, इनमें रवे यानी क्रिस्टल पाए जाते हैं जिनका आकार मैग्मा एवं लावा के ठंडे होने से उनकी गति पर निर्भर करता है, और मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने से रवे छोटे पाए जाते हैं तथा देर से ठंडा होने से रवे बड़े होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं छोटे रवे भी पाए जाते हैं, बड़े रवे यानी कि छोटे क्रिस्टल के टाइप में भी पाए जाते हैं, बड़े क्रिस्टल में भी पाए जाते हैं। ठीक है। नंबर 3, इनमें रंध्र नहीं होते। रंध्र मतलब छिद्र नहीं होते हैं, जिससे इनमें जल सुगमता से प्रवेश नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। नंबर 4, इनमें परतें नहीं होती हैं। परतें मतलब लेयर नहीं होती हैं। नंबर 5, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म यानी कि जीवों के मृत होने पर उनमें जो प्राप्त जैसे हड्डियां मिलती हैं, उनके जो अवशेष मिलते हैं उसको जीवाश्म कहते हैं। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म नहीं पाया जाता है। बहुत ध्यान से समझिए। नंबर 6, इन चट्टानों पर अपरदन क्रिया का प्रभाव कम होता है। चट्टानों में खनिज बहुलता से मिलते हैं। अब खनिज की बात आ जाती है। खनिज और जीवाश्म में अंतर है। कुछ बच्चे खनिज और जीवाश्म को एक ही जैसा मानते हैं, पर खनिज और जीवाश्म, जैसे कि मैंने अभी जीवाश्म के बारे में बताया कि जीवाश्म जीवों के जो बचे हुए अवशेष होते हैं या उनकी जो हड्डियां होती हैं उन्हीं को अवशेष कहते हैं, वो आपके जीवाश्म कहलाते हैं। जबकि खनिज मेटल्स हो सकती हैं, गैसें हो सकती हैं, आदि ये सारी चीजें हो सकती हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। और खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नंबर 6, इन चट्टानों पर अपरदन क्रिया का प्रभाव कम होता है। अपरदन क्रिया का प्रभाव कम। अपरदन क्या चीज है? अपरदन का मतलब होता है बिखराव, कटाव, है ना। तो कटाव नहीं होता है, अपरदन नहीं होता है, और वो कम होता है, ये भी आप समझिए, बहुत कम होता है। चट्टानों में खनिज बहुलता से मिलते हैं। तो इन 6 पॉइंट्स को आप अपने माइंड में बिल्कुल उतार लीजिए। परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया। वीडियो के एंडिंग में मैं प्रश्नों की श्रृंखला जरूर रखूंगा, जिसमें आप अपने इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। आगे की बात करते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इनका निर्माण उन पदार्थों से हुआ है जिन्हें अनाच्छादन के साधनों यानी कि नदी, वायु, हिमनद आदि घटकों ने निम्न प्रदेशों में निक्षेपित किया है। अनाच्छादित पदार्थ ही तलछट या निक्षेप हैं, जो परत दर परत जमा होता जाता है। कालांतर में दबावों एवं संपीड़न जैसे कारकों के फलस्वरूप यह कठोर होता जाता है एवं अवसादी चट्टानों का रूप धारण कर लेता है। अवसादी चट्टानें भूपर्पटी के पूरे आयतन का मात्र 5% ही हैं, फिर भी धरातल के पर इनका जो भाग है वो 75% भाग इसको घेरे हुए है। तो यदि आप इसके बारे में समझें, इसको थोड़ा सा आसानी लैंग्वेज में समझें, यानी कि सरल भाषा में समझें, तो वो क्या है? इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है वो ऐसे पदार्थों से हुआ है जो नदी, हिमनद या वायु के द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं। अवसाद जिनको हम पार्टिकल कह सकते हैं, धूल कण कह सकते हैं, या मिट्टी कह सकते हैं, या किसी कटाव के कारण जो मिट्टी आती है हिमनद में, नदियों में, वायु के द्वारा जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच करके एक जमा हुआ ढेर बना देती है। इसी प्रकार नदी में जब एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान तक पहुंच करके एक ऐसा स्थान बना दे जो ऊंचा स्थान बोला जाए, यानी कि उसी को निक्षेप कहते हैं। अवसाद जमा हो जाए, निक्षेपित हो जाए, यानी कि जमा हो जाए, ऐसे
निक्षेपण को हम क्या कहते हैं, वो निक्षेपण अगर परत दर परत जमा होता जाए और ठोस होता जाए, ऐसी अवस्था को हम अवसाद चट्टान कहते हैं। तो वो चट्टानें हमारी अवसाद चट्टानों के नाम से जानी जाती हैं। अवसादी चट्टानों का जो परसेंट है वो 5% ही है, जबकि धरातल पर ये 75% भाग को घेरे हुए है। इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। अवसादी चट्टानों की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। नंबर 1, इन चट्टानों में जीव जंतुओं तथा वनस्पति के जीवाश्म मिलते हैं। इन चट्टानों में रवे नहीं होते हैं, रवे यानी क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं। नंबर 2, इन चट्टानों में परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसी कारण इन्हें स्तरीय चट्टानों के नाम से भी पुकारा जाता है। नंबर 3, ये चट्टानें छिद्रमय यानी पोरस होती हैं। बालू अथवा बजरी प्रधान चट्टानों में छिद्र पाए जाते हैं। चट्टानों में छिद्र बड़े तथा चीका प्रधान चट्टानों में छिद्र छोटे होते हैं। छिद्रों के कारण उनमें पानी सुगमता से प्रवेश कर सकता है, जिस कारण इन्हें सरंध्र यानी परमेबल चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा नरम होती हैं और जल्दी टूट फूट जाती हैं। अगर हम आग्नेय चट्टानों के बारे में बात करें तो जस्ट अपोजिट हैं ये। इनके अंतर से आप समझ सकते हैं कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों में कितनी विविधता है, यानी इनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेज हैं, अंतर पाए जाते हैं। तो पहली बात जब आपने अवसादी चट्टानों की विशेषताओं में पढ़ा तो उसमें यह पाया जाता है कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में आपने देखा कि वहां पर आपके जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और उसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं, और यहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं और क्रिस्टल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों बातों में आप स्पष्टता देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अंतर आ रहा है, पूरी तरीके से अंतर आ रहा है। नंबर 2, इन चट्टानों में परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि उसमें आपने पढ़ा था कि उसमें परतें होती ही नहीं है। ठीक है, इसी कारण इन्हें स्तरीय चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है, उनको आग्नेय चट्टानों के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, ये चट्टानें छिद्रमय होती हैं। अगर उन चट्टानों के बारे में यानी आग्नेय चट्टानों के बारे में बात करें तो उसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, छिद्र नहीं पाए जाते हैं, जिससे कि जो पानी होता है वो सुगमता से प्रवेश नहीं कर पाता है। जबकि यहां देखिए अवसादी चट्टानों में ये चट्टानें छिद्रमयी होती हैं। बालू अथवा बजरी प्रधान चट्टानों में छिद्र बड़े, जहां पर बालू और बजरी प्रधान चट्टानें जो होती हैं वहां पर छिद्र बड़े पाए जाते हैं। या चीका प्रधान चट्टानों में छिद्र छोटे होते हैं। चीका यानी जो चिकनी मिट्टी वाले जो होते हैं, है ना, चीका क्ले वाली जो मिट्टी होती है उनमें छिद्र छोटे होते हैं, तो इसमें छिद्र पाए जाते हैं और छिद्रों के कारण उनमें पानी सुगमता से प्रवेश कर सकता है, जिस कारण इन्हें सरंध्र चट्टानें भी कहा जाता है। तो सरंध्र चट्टानों के बारे में अगर बात आए तो अवसादी चट्टानों के बारे में ही बात चल रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा नरम होती हैं और जल्दी टूट फूट जाती हैं, तो इसलिए आप इन बातों को ध्यान से समझिए। ये नरम क्यों होती है? क्योंकि इसमें पानी का अवशोषण हो जाता है, जिसकी वजह से पानी इनको नरम कर देता है और उसमें पानी अवशोषित नहीं हो पाता है, पानी सुगमता से प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो जो चट्टानें होती हैं यानी आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानों से बहुत ही कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, इसलिए उनको आसानी से तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है। अब समझते हैं रूपांतरित सेलों के बारे में। रूपांतरित सेल परतदार सेल तथा आग्नेय सेल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। यानी परतदार सेल किसको कहते हैं? परतदार सेल कौन सी सेल होती हैं? आपकी अवसादी सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? अवसादी सेल। यानी परतदार सेल क्या है? अवसादी सेल। तथा आग्नेय सेल में मूल रूप से परिवर्तन जो होता है उस परिवर्तन को ही रूपांतरित सेल कहते हैं, या रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया का साधारण अर्थ रूप परिवर्तन से ही होता है, क्योंकि आप देखें रूपांतरित यानी किसी रूप का रूपांतरण हो जाना, परिवर्तन हो जाना, रूपांतरण होता है या रूपांतरित होता है, इसीलिए इसका नाम भी रूपांतरित सेल है। इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं।
हिंदी में रूपांतरित सेल के नाम से जानते हैं। तो परिवर्तन से होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन यानी कि विखंडन या डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन भी बोल सकते हैं, या वियोजन नहीं होता है। यानी वो संगठित रहता है, वो कभी भी टूटता नहीं है, संगठित रहता है, यूनिफाइड रहता है। वैसे साधारण तौर पर अगर देखें तो इनके रूप परिवर्तन परतदार तथा आग्नेय सेलों का होता है। तो वैसे साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार तथा आग्नेय सेलों का होता है। यानी आग्नेय सेल जब परिवर्तित होती है तो उसको रूपांतरित सेल कहते हैं, या औषधि सेल जब किसी दूसरे कलर में आ जाती है या दूसरे चट्टानों में बदल जाती है तो उसको रूपांतरित सेल कहते हैं। ये सेलें जो होती हैं ये संगठित रहती हैं, है ना, ये वियोजित नहीं होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान करने वाली है, आप ये समझ लीजिए कि जो परतदार सेल होती हैं उनमें छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें पानी अवशोषित हो जाता है। और पानी जब उसमें अवशोषित हो जाता है तो वो जो सेलें होती हैं वो आग्नेय सेलों की अपेक्षा मजबूत इतनी नहीं होती जब जितनी की आग्नेय सेल होती हैं, ये टूट भी जाती हैं। तो एक बात तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो परतदार सेलें हैं वो कमजोर भी होती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरी चट्टान में बदल जाती हैं, है ना, इनका कलर बदल जाता है, इनका रंग बदल जाता है ना, तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती हैं और इसी सेल को रूपांतरित सेल कहते हैं। मैंने आपको सिर्फ अंतर बताने का प्रयास किया है, क्योंकि यहां पर एक बात आई कि ये वियोजित नहीं होती, ये संगठित रहती हैं, ठीक है, विघटन नहीं होता है इनका, इसलिए मैंने ये बताया। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब परतदार सेलों के बारे में केवल पूछा जाए तो आप बताएंगे, लेकिन जब रूपांतरित सेल के बारे में बताए, क्योंकि जब रूपांतरित सेल में हो जाता है तो ये बदल जाती है, तो सीधी सी बात है इनकी प्रॉपर्टी में बदलाव आता होगा। तो जब प्रॉपर्टी में बदलाव आता होगा तो ये संगठित हो जाती होंगी, ठीक है। इसके बाद परंतु कभी कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। जो रूपांतरित सेल होती हैं उसका फिर से रूपांतरण हो जाता है, और रूपांतरण होने के बाद में अगर आप देखें तो इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण की क्रिया के दौरान जब चट्टानों का रूप बदलता है तो यह दो रूपों में संभव होता है। नंबर 1 भौतिक रूपांतरण अथवा रासायनिक रूपांतरण। दो प्रकार के रूपांतरण होते हैं, एक भौतिक रूपांतरण होता है, एक रासायनिक रूपांतरण होता है, ठीक है। कभी कभी ये दोनों रूपांतरण साथ साथ कार्य करते हैं, यानी साथ साथ कार्य करते हैं। जब रूपांतरण हो रहा होता है तो ये रूपांतरण साथ साथ पैरेलल रूप में कार्य करते हैं। तो ये रही रूपांतरित सेलों के बारे में। तो इस प्रकार आपके हम देखें तो चट्टानों के बारे में समझा आपने कि चट्टानें होती कैसे, बनती कैसे हैं, ठीक है। चट्टानों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उन 3 चट्टानों के बारे में, जैसे कि सबसे पहली चट्टान आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय सेल, नंबर 2 औषधि चट्टान यानी औषधि सेल, और नंबर 3 रूपांतरित सेल के बारे में आपने सीखा है। इसके बाद में हम इन सेलों का एक कॉम्बिनेशन है जिसको सेल चक्र में पढ़ते हैं। ये सेल चक्र क्या है, इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको समझिए। क्या लिखा है? लिखा है कि सेल चक्र एक सतत प्रक्रिया है। ये कैसे होती है? जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं जिनका निर्माण मैग्मा एवं लावा के ठंडे होने से होता है। ये बात आप पहले से जानते हैं। आग्नेय सेलों से ही औषधि व कायांतरित सेलें निर्मित होती हैं, और औषधि व कायांतरित सेलें पुनः प्रत्यावर्तन द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर ताप वृद्धि के कारण पिघलकर मैग्मा जब ठंडा होता है तो यह आग्नेय सेल में बदल जाता है। इसको अगर मैं सरल भाषा में आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझिए कि जिस प्रकार आग्नेय सेलों का निर्माण होता है, कैसे होता है आग्नेय सेलों का निर्माण? आग्नेय सेलों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा और लावा जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में
जो हमें रूप मिलता है, जो चट्टान रूप मिलता है, उसको आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के द्वारा ही अवसादी शैलों का निर्माण होता है और अवसादी शैलों के रूपांतरण या आग्नेय शैलों के रूपांतरण से रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। पुनः रूपांतरित शैलें जब परिवर्तित होकर के जमीन में, पृथ्वी में चली जाती हैं और फिर से ज्वालामुखी जब बनकर के फूट करके फिर मैग्मा और लावा बाहर आता है और पुनः ठंडा होता है तो फिर से आग्नेय शैल बना लेती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम शैल चक्र कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चट्टानों से जुड़ा हुआ अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका पूरा वीडियो मैंने आपको ये स्पष्टता दे दिया है। अब बारी आती है प्रश्नों के बारे में। मैंने कहा था कि प्रश्न की श्रृंखला जरूर पेश करूंगा, तो आपसे मैं ओरली क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और जल्दी से उनका आंसर दीजिए। सबसे पहले बताइए, आग्नेय शैलों का रूपांतरण क्या कहलाता है? नंबर 1। नंबर 2, अवसादी शैलों के रूपांतरण से किन शैलों का निर्माण होता है? शैल चक्र का एक उदाहरण देकर के बताइए। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर कमेंट बॉक्स पर राइट कर करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो पर नए आने वाले जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, रिलेटिव्स को शेयर भी करें और लाइक भी करें और जरूरतमंद लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में जरूरी राय अगर आपको देनी हो तो आप दे सकते हैं। आपका दीपेंद्र आपके लिए नए नए वीडियो इसी प्रकार लाता रहेगा और आपकी तैयारी मजबूत बनाता रहेगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।